SN रिएक्शंस कैसे होते हैं। पार्ट 2 में हम लोगों ने SN1 रिएक्शंस को डिस्कस किया था ब्रीफली, है ना। और मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग सभी से जिन लोगों ने पार्ट 3 को ट्यून किया है, सबसे पहली बार आप देख रहे हो उस वीडियो को, वो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखिए, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्ट इज़ टू रिलेट बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। SN1 वर्सेस SN2 रिएक्शंस को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कब SN1 और कब SN2। बिफोर मूविंग टू द कंपैरिजन ऑफ SN1 and SN2, we need to understand the type of reaction which is called nucleophilic substitution reaction of order 2, which is abbreviated as SN2 reaction. Okay, so let's quickly move to SN2 reactions. And certainly before moving to the next this particular topic, आप लोगों ने अच्छे से उन वीडियोस को देखा, लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, एंड अगेन अ रिक्वेस्ट फॉर to all of you to like this video, also share to the one who needs this video a lot, and don't forget to subscribe my channel for more such videos, right? So quickly move to SN2 reactions. SN2 reactions में क्या होता है, देखो reactions तो हमारे पास certainly न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कार्बोकेटाइन नहीं बनाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, नेक्स्ट पीछे साइड से अटैक करेगा। पीछे साइड का मतलब जब भी हम बोलते हैं इसका मतलब ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसके पीछे एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ना। इस पार्ट को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन कभी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ज़्यादा होने लगता है तो ये बॉन्ड वीकर होने लगती है ना, ये बॉन्ड धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द लिविंग ग्रुप। ये जो लिविंग ग्रुप का आपको बॉन्ड दिख रहा है, इस तरफ बॉन्डिंग होगा, ये BMO है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है, ABMO है ना। दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज ABMO, एंड दिस इज MO, बॉन्डिंग MO है ना, इसको हम बॉन्डिंग MO बोल देंगे। सो बॉन्डिंग MO में नहीं, एंटी बॉन्डिंग में अटैक करता है, और एंटी बॉन्डिंग में अटैक करने के कारण ये बॉन्ड धीरे 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 वीकर होता चला जाता है। हम जानते हैं जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आता है तो बॉन्ड धीरे धीरे वीक होने लगता है, इसके कारण से ये बॉन्ड धीरे धीरे इलोंगेट होता जाएगा, मतलब वीक होता जाएगा, इसका मतलब बड़ा होता जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल की बॉन्ड धीरे धीरे फॉर्म होती चली जाएगी। फाइनली एक स्टेज आएगा जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप दोनों ही एक ऐसे ट्रांजिशन स्टेट में होगा जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्म नहीं किया है और लिविंग ग्रुप बॉन्ड तोड़ करके निकला नहीं। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, एंड समहाउ सम टाइम इट इज एब्रीविएटेड एज सच दिस टाइप ऑफ क्रॉस साइन, है ना। अब फर्दर क्या होता है, जब न्यूक्लियोफाइल एंटर कर गया और लिविंग ग्रुप निकल गया तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाता है और लिविंग ग्रुप आपका निकल जाता है। नाउ स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर हम डिस्कस करें इसका, तो क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, देखो एंटी बॉन्डिंग MO में अटैक करता है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बन के बैक साइड से, है ना, मतलब जिस तरफ लिविंग ग्रुप है उसके ऑपोजिट साइड से अटैक हो रही है, दिख रहा है आपको क्या, ये ऑपोजिट साइड से अटैक होने के कारण एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालता है, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालने के कारण ये जो आपको बॉन्डिंग MO है, जिसको हम फील्ड बॉन्डिंग MO बोलते हैं, धीरे धीरे वीक होता चला जाता है ना। न्यूक्लियोफाइल कभी भी इस साइड से अटैक नहीं कर सकता, यही चीज़ मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक पॉसिबल नहीं है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा बैक साइड से होगा, दैट इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, क्योंकि इस तरफ रिपल्सन कम होगी, राइट। सो एंटी बॉन्डिंग में अप्रोच करेगा और धीरे धीरे बॉन्ड वीकर होता चला जाएगा। एक स्टेज आएगा जिसमें कि ये जो बॉन्डिंग मतलब एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग का जो अटैक, मतलब न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है, इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक के कारण एक समय आएगा जब कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा, मतलब ये कार्बन के पास जो 3 बॉन्ड है आप देखोगे एक प्लेन में आ जाएगा, इस तरफ न्यूक्लियोफाइल आ जाता है और इस तरफ जो है आपका लिविंग ग्रुप हो जाता है, और ये सारा ही पेंटावेलेंट स्टेट में आपको दिखेगा। ये न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे एंटर कर जाएगा और लिविंग ग्रुप फाइनली निकल जाएगा। इस स्टेट को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। सो ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होगा, और इस ट्रांजिशन स्टेट के कन्वर्ट होने के बाद धीरे धीरे आपका जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नाउ अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा, अगर न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच अनडाउटेडली ये जो ग्रुप प्रेजेंट है इस पर भी डिपेंड करेगा। अगर इस तरफ छोटे ग्रुप प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफाइल को बीच से अटैक करने का स्पेस बहुत अच्छा मिलेगा और ये अटैक फिजिबल होगी। लेकिन अगर बड़े बड़े ग्रुप प्रेजेंट हैं तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना मुश्किल हो जाएगा, और अटैक अगर मुश्किल होगा तो न्यूक्लियोफाइल सर्टेनली इस कार्बन को रीच नहीं कर पाएगा, राइट। जैसे मैंने 2 हाइड्रोजन लगाया तो अटैक पॉसिबिलिटी इज एक्सेलेंट, है ना, ये अटैक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी बनती है। लेकिन अगर मैंने 2 H को हटा दिया और उसके जगह पे 2 CH3 लगा दिया, आपने देखा ऊपर में 2 H है और एक अल्काइल ग्रुप है, राइट, और एक लिविंग ग्रुप है इस तरफ। इस बार मैंने थोड़ी सी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा दी,
तो अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। सो ओके होगा, इस मतलब इट इज़ पॉसिबल टू रिएक्ट, बट अगर मैंने तीनों ग्रुप लगा दिया हाइड्रोजन को हटा करके अल्काइल ग्रुप, तो इस बार इम्पॉसिबल हो जाएगा अटैक। इस तरह के अटैक होते नहीं है, नो रिएक्शंस आपको दिखेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इसको निकाल नहीं सकता, इस तरह का अटैक पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? सो अनडाउटेडली न्यूक्लियोफाइल के अटैक स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन द कार्बन उस पर भी डिपेंड करती है। टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो होता है ये एक बल्की ग्रुप होता है, नोटोरियस ग्रुप बोलते हैं इसको हम लोग, और इस केस में अगर कोई लिविंग ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो इसमें रिएक्शन SN2 टाइप की नहीं होती है, क्योंकि इतना हिंड्रेंस हो जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल पीछे की साइड से यानी कि ये वाले साइड से अटैक कर ही नहीं पाएगा, है ना, ये अटैक पॉसिबल नहीं है। दिस अटैक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल नहीं। क्लियर है? नाउ है ना, इसको इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ध्यान से देखोगे अगर बल्कि ग्रुप है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है, मान लो ये कार्बन एटम है जिसमें न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना, और ये तीनों काफ़ी बल्कि ग्रुप है, तो इसके कारण से ये हिंड्रेंस हो जाएगी इतनी ज़्यादा, ये अटैक पॉसिबल नहीं होगा, और इसके कारण से ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल नहीं होता, और इस तरह के रिएक्शंस अभी कभी SN2 रिएक्शंस नहीं देते। ओके, ना जो बात कर रहा था मैं ट्रांजिशन स्टेट, अब मान लो पॉसिबिलिटी है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की, अटैक कर लिया, अटैक जैसे करेगा तो अनडाउटेडली यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती चली जाएगी, है ना, न्यूक्लियोफाइल एक तरफ से बॉन्ड फॉर्म करता जाएगा और लिविंग ग्रुप धीरे धीरे करके निकलता जाएगा, एक स्टेज आएगा जिसमें कि ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, है ना, ये कार्बन सारा प्लेन में आ जाएगा, मतलब इसके तीनों बॉन्ड जो हैं एक्चुअल में वो तीनों प्लेन में आ जाएगा, तो उस समय हम कहेंगे कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई, है ना, और ये दोनों ऑर्बिटल, ये दोनों जो ऑर्बिटल आपको दिख रहा है इस वाले में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, अभी बॉन्ड ना तो टूटा है ना तो बॉन्ड फॉर्म हुआ है। फर्दर क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल और एंटर करता है और ये ब्रोमीन निकल जाता है, और इस तरह से यहाँ से एक इन्वर्टेड फिगर मिलती है आपको, मतलब न्यूक्लियोफाइल जब इधर और आ गएगा तो ये तीनों बॉन्ड पीछे की तरफ पुश हो जाएगा, इस तरह का फिगर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट याद रखनी आपको। सबसे पहला नंबर 1, ओरिएंटेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड गेट्स इन्वर्टेड सो वी गेट फ्लिप्ड स्ट्रक्चर, और इसे हम लोग वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं, इसे हम लोग वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलेंगे, इसको याद रखना आप लोग। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉल्डन इन्वर्जन, वॉल्डन इन्वर्जन, ठीक है, इसे हम लोग वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज फ्लिपिंग। फ्लिपिंग विल टेक प्लेस एट द सेंटर वेयर द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, रिमेंबर इट, जिस सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, मतलब जैसे मान लो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, राइट, ये कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो कार्बन फ्लिप करेगा, न्यूक्लियोफाइल फ्लिप नहीं करेगा, कार्बन के बॉन्ड पीछे चले जाएंगे, अभी इस तरफ से पीछे की तरफ चलेगा। देखो आप यहाँ पे मैंने जो लिखा ये कार्बन पहले तीनों बॉन्ड इधर थे, अब मूव करके इधर आ गए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इधर से पुश करेगा तीनों बॉन्ड को, इसलिए पीछे की तरफ चला जाएगा, राइट। लेकिन अगर मैं ये बात ध्यान रखना, और न्यूक्लियोफाइल की फ्लिपिंग नहीं होती, जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे अटैक होना है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक किया, यहाँ पे फ्लिपिंग हो गई, फ्लिपिंग के कारण अब ध्यान से देखो जो ग्रुप जुड़ा है ना SPH वो डैश पे जुड़ा है, और Br पहले कहाँ पे था, वेज पे, तो Br निकल गया, और H कहाँ पे था, डैश पे, तो H आ गया वेज पे, और जो ग्रुप आया वो आ गया डैश पे, है ना, मतलब इसके एंटी बॉन्डिंग में इसके पीछे की साइड से अटैक हुआ होगा लाइक दिस, है ना, यहाँ से अटैक हुआ, है ना, इसके अटैक होने के कारण ये वाला फ्लिपिंग होगा, यानी कि जो वेज पे है वो डैश पे जा चुका होगा, सो ये वाला डैश बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि इसका ठीक पीछे वाला ऑपोजिट साइड है, वेज का ऑपोजिट क्या होता है, डैश, तो डैश बन जाएगा ये, और ये चला जाएगा वेज पे, मतलब H चला जाएगा वेज पे, क्लियर है, H विल गो ऑन वेज और दिस विल कम इन डैश, ठीक है, तो बॉन्ड की फ्लिपिंग हो, नहीं तो अगर मान लो फ्लिपिंग नहीं होती तो क्या होती, ये यहीं पे अटैक हो जाता, लेकिन हम जानते हैं जहाँ पे अटैक होता है उस सेंटर पे फ्लिपिंग होती है, तो जो डैश वाला बॉन्ड है, जो लिविंग ग्रुप निकला वो अब वेज वाला जो बॉन्ड है और लिविंग ग्रुप जो निकला वो क्या बन जाएगा, अब डैश बन जाएगा, क्लियर, तो स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी ना। अगर मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड ऐसा है ना, इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये सेंटर फ्लिप करेगा, ये वाला सेंटर, ये वाला न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज आवर न्यूक्लियोफाइल, इसकी फ्लिपिंग नहीं होगी, है ना, तो देखो ये एज इट इज जुड़ा, ये वाला एज इट इज जुड़ा, राइट, ये वाला हमारे पास जैसे ये वाला ग्रुप है, अगर मैंने इस तरफ से अटैक कराया, मान लो इस तरफ से अटैक कराया, है ना, तो ये एज इट इज रह गया, देखो इस कार्बन के पास कायरल सेंटर था तो इसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, इसकी फ्लिपिंग हो गई, इस हैश वाले कार्बन की फ्लिपिंग हो गई, अभी हैश वाला कार्बन यहाँ है, दिख रहा है क्या आपको, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ये गलत स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसमें इस वाले कार्बन की फ्लिपिंग हुई है, इस वाले कार्बन की फ्लिपिंग नहीं हुई है, याद रखना, है ना, इसको हम इस तरफ से अटैक कराएंगे तो कार्बन की एज इट इज इसकी रिटेंशन, इस वाले न्यूक्लियोफाइल की रिटेंशन होती है, जबकि इसकी इन्वर्जन होगी, क्लियर है, इसकी इन्वर्जन इसकी रिटेंशन, याद रखना, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की रिटेंशन और जो सबस्ट्रेट होता है उसकी इन्वर्जन,
क्लियर है? ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे जो है मैंने कुछ क्वेश्चन दिया आपको, अब इसमें बताना है कि SN1 का रेट SN2 का रेट किस में फास्टर होगा। हम जानते हैं SN2 का रेट स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करता है। देखो ये वाला कार्बन के पास लिविंग ग्रुप है, इस कार्बन के पास लिविंग ग्रुप है, इस कार्बन के पास और इस कार्बन के पास लिविंग ग्रुप है। अब आपको देखना है कि सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस किसके पास है। ध्यान से देखो, इस कार्बन के पास सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, राइट, इसलिए ये सबसे फास्टेस्ट होगा। इसके बाद कौन सा आ गया? अब आपको ब्रांचिंग देखना है सबसे दूर किस में, तो 2 में सबसे ब्रांचिंग दूर है ना। 3 के बाद 2 के बाद फिर देखो सबसे ज़्यादा दूर ब्रांचिंग किस में, भाई 1 में है, तो 1 हो गया। और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा? 4। सो इसलिए ऑर्डर विल बी 3 2 1 4। Okay, so this is the order for SN2 reaction. Okay, now let's move to next question. अगर आपके पास कोई withdrawing group है ना, तो remember always giving group और withdrawing group के comparison में withdrawing group क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट कर पाएगा, और डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करने के कारण न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत अच्छा हो पाएगा। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव रहेगा अगर, तो न्यूक्लियोफाइल कोई भी उस जगह पे जाना पसंद करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है ना। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होने के कारण ये फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा, है ना। अगर आप इन मॉलिक्यूल में देखोगे, है ना, CN है, यहाँ पे देखो Br तो है इसके पास, लेकिन 2 CH3 ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे 1 CH3 ग्रुप लगा दिया, तो अनडाउटेडली इसके पास गिविंग ग्रुप है, इसके पास ज़्यादा गिविंग ग्रुप है, तो इसकी रिएक्शन सबसे कम हो जाएगी, राइट। इसलिए 1 3 और 2 ऑर्डर ये हो जाएगा फॉर SN2 रिएक्शन। ओके, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये बहुत सिंपल बेटा, सिंपल एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को ज़रूर आप एज अ रेफरेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग SN2 रिएक्शन यूज़ करिए, है ना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, इस मॉलिक्यूल को हम लोग कैसे रिलेट करेंगे। देखो, अगर मैंने H2O E2O माइनस बोला, है ना, तो मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, रिमेंबर इट, है ना। इसमें SN1 होगा। देखो SN1 की कंडीशन हम कैसे डिसाइड करते हैं। अब हमारे पास देखो 2 डिग्री सबस्ट्रेट है, दिख रहा है क्या? दिस इज द 2 डिग्री सबस्ट्रेट, 2 कार्बन है, एक ये है और एक H भी होगा यहाँ पे, लाइक दिस, H एटम भी होगा, राइट। तो ये इट इज अ 2 डिग्री सबस्ट्रेट, ठीक है। सो 2 डिग्री सबस्ट्रेट दोनों तरह की रिएक्शन दे सकते हैं। अगर मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, है ना, और न्यूक्लियोफाइल ली, तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा। इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH माइनस आयन, क्योंकि जब भी इस तरह के केस को हम सॉल्वेशन बोलते हैं, और हम जानते हैं सॉल्वेशन में SN1 रिएक्शन होगा। तो विल हैव रेसमिक प्रोडक्ट। ये कैसा प्रोडक्ट है? रेसमिक प्रोडक्ट। और इस रेसमिक प्रोडक्ट का मतलब है SN1 रिएक्शन होगा। अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस, Cn माइनस, SH माइनस, ACO माइनस, N3 माइनस जैसा कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया, तो उस केस में SN2 रिएक्शन होगी और इन्वर्जन होगा। देखो जहाँ पे अटैक होगी वो इन्वर्जन। अभी कहाँ पे वेज पे लिखा मैंने, अब इसको डैश बना देंगे। Cl लिया तो Cl वाला प्रोडक्ट होगा डैश पे, Cn लिया तो Cn वाला प्रोडक्ट होगा डैश पे, SH लिया तो SH वाला प्रोडक्ट होगा डैश पे। आ रही बात समझ में? ACO लिया तो ACO होगा डैश पे, और N3 लिया तो N3 वाला डैश पे होगा। क्लियर है? तो इन सभी का SN2 रिएक्शन करेंगे तो इन्वर्जन करेंगे। इसको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। इसकी मैकेनिज्म ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर लिया है, राइट। तो इतने सारे रिएक्शन का आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेकर के SN2 रिएक्शन की प्रोडक्ट आप बहुत इजीली बता सकते हैं। नाउ SN1 कौन सा होगा, SN2 कौन सा होगा, ध्यान से देखो। अगर मैंने ऐसा सबस्ट्रेट लिया तो ना तो ये SN1 देगा ना तो SN2 देगा। देखो ये वाला कार्बन जो रिंग में इन्वॉल्व है, ये ना तो SN1 देता है ना तो SN2। देखो इस पर कार्बोकेटाइन नहीं जनरेट कर सकते हम लोग, और इसकी हम लोग सब्स्टिट्यूशन भी नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसी सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो ARSN होता है ना। ARSN हम जानते हैं बहुत रेयर होता है। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज वेरी रेयर, वेरी डिफिकल्ट टू कैरी आउट, है ना। इसके लिए हमारे पास डॉज मेथड से याद करो, है ना, बॉश रिएजेंट इस पे बेस्ड जो है, कुछ एग्जाम्पल थे। अगर आपके पास ऐसे एग्जाम्पल है, डबली बॉन्डेड कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज अगेन हो गया, फिर से ना तो SN1 होगा ना तो SN2 होगा। आप इसकी कार्बोकेटाइन नहीं कर सकते, यहाँ पे अटैक करके न्यूक्लियोफाइल से आप इसको निकाल नहीं सकते, है ना, पॉसिबल नहीं है। ये आपको याद रखना है, जब भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती, है ना। इसमें ना तो SN1 होगा ना तो SN2 होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर आपके पास RF रहा, बैड लिविंग ग्रुप है ना, तो हम SN2 भी नहीं करा सकते SN1, बिकॉज F इज ए बैड लिविंग ग्रुप, है ना, पुअर लिविंग ग्रुप हम इसको बोलेंगे। तो F पुअर लिविंग ग्रुप होने के कारण लिविंग टेंडेंसी पे SN1 SN2 दोनों डिपेंड करता है। R को हमने यहाँ पे जनरलाइज कर लिया, तो पुअर लिविंग ग्रुप होने के कारण ना तो SN1 देगा ना तो SN2 देगा। अगर आपके पास कोई टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन है उससे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, उसके बाद टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ऐसे कंडीशन में भी यहाँ पे ना तो SN1 होगा ना तो SN2 होगा। टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप SN2 रिएक्शन नहीं देता, इसको याद रखना है।
है ना। SN1 भी नहीं होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन जो बनेगा उसके बाद 0 अल्फा हाइड्रोजन होगा, अनस्टेबल होगा वो। अगर आपके पास कोई ब्रिजहेड कार्बन है, ब्रिजहेड कार्बन के पास कोई लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे ध्यान रखना, इस कार्बन को हम ब्रिजहेड कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन, है ना। ब्रिज हेड कार्बन पे अगर कैटायन डेवलप होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, तो हाईली अनस्टेबल होता है और इस ये ब्रेड्स रूल भी वायलेट करता है, इसके कारण से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अनस्टेबल होगा, दिस विल बी अनस्टेबल, है ना। और अनस्टेबल होने का मतलब है कि ये फॉर्म नहीं करेगा, इसका मतलब ना तो ये SN1 देगा ना तो SN2 देगा। लेकिन अगर आपके पास कोई 2 डिग्री सबस्ट्रेट है तो वो SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है, डिपेंड किस पे करेगा, सॉल्वेंट हम कैसा ले रहे हैं। अगर आपके पास 2 डिग्री सबस्ट्रेट है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपको कार्बन दिखेगा। देखो ध्यान रखना, sp2 sp3 से मतलब नहीं है, ये भी sp3 था लेकिन ब्रिज हेड था इसलिए नहीं होगा। अगर मैं x यहाँ पे लगा देता ना तब हो जाता, x ये वाला पे आसानी से होगा, इस वाले पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, इसको याद रखिए। सो अगर मैं इन एग्जांपल्स में लूँ, यहाँ पे देखो इस वाले केस में अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से SN2 पॉसिबल नहीं लेकिन SN1 पॉसिबल है। यहाँ की कार्बोकेटाइन अगर आप बनाओगे तो बहुत अच्छे से आप Cl निकालो, यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्रिएट करो, कार्बोकेटाइन कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, राइट। ये कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होगा और इस कार्बोकेटाइन के स्टेबल होने के कारण ये बहुत अच्छे से बन पाएगा, राइट। तो SN1 इज पॉसिबल, SN2 इज नॉट। सॉरी, ऐसे ही अगर आप ये देखोगे तो ये वाला SN2 भी दे सकता है, लेकिन SN1 रिएक्शन कार्बोकेटाइन कभी भी मिथाइल की नहीं बनती है, ये मैंने क्लास में भी समझाया था, ध्यान से देख लेना, ये याद रखना आप। ये कुछ एग्जांपल है जो SN1 SN2 की कंपैरिजन के लिए। बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन SN1 भी देगा, SN2 भी देता है, इसको याद रखना है आपको, है ना। एलाइलिक कार्बन, इसको एलाइलिक बोलते हैं, एलाइलिक भी SN1 भी देता है, SN2 भी देता है, इसको याद रखना है ना। एलाइलिक कार्बन जो है दोनों तरह के रिएक्शन देंगे। मान लो आपके पास कोई लिविंग ग्रुप है किसी कार्बन से जुड़ा हुआ, उसके तुरंत बाद कोई ऐसा ग्रुप लोन पेयर प्रेजेंट हो, है ना, या कोई बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो, तब भी लोन पेयर या बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होगा तो ये रिएक्शन इसको पुश करने में हेल्प करेगा। सो ये SN1 भी देगा, SN2 भी देगा, मतलब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाए तो भी स्टेबल, कार्बोकेटाइन नहीं बनाए, न्यूक्लियोफाइल किसी न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराना चाहते तो न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराने का मतलब SN2, ये दोनों ही तरह के रिएक्शन बहुत आसानी से दे देगा, ठीक है। तो अगर कोई आपके पास बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर किसी कार्बन से जुड़ा हुआ लिविंग ग्रुप के बाद वाले कार्बन पे प्रेजेंट है तो उस केस में बहुत आसानी से SN1 और SN2 भी दोनों मिल जाता है। देखो ये एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन पे SN1 SN2 दोनों ही होती है, हम जानते हैं। फिर से ये एलाइलिक कार्बन है, 3 डिग्री है और इसलिए यहाँ पे SN2 नहीं होगा, SN1 बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सो SN1 पॉसिबल किस किस में है एक बार आप रिव्यू अच्छे से कर लेना, ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको काम आएगा आपको ना। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। देखो अगर आपके पास कोई अल्फा कीटो एसिड है, अल्फा कीटो एसिड, तो ध्यान रखना ये SN2 रिएक्शंस देता है, SN1 नहीं देता है ना। दिस गिव्स SN2, अल्फा कीटो एसिड गिव्स SN2, SN1 नहीं देता है। अल्फा कीटो फेवर्स SN2 रिएक्शन, है ना, इसको याद रखना। SN2 देगा, दिस इज SN2 एंड दिस इज SN1, SN1 नहीं देता है। कार्बोकेटाइन अगर आप यहाँ पे बनाओगे तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है, लेकिन SN2 हम यहाँ से करा सकते हैं। यहाँ से अगर हम मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल के अटैक कराए तो ये पॉसिबल है, ये यहाँ से निकल जाएगा, है ना। उसी तरह से मान लो आपके पास कोई ऐसा C डबल बॉन्ड हो और Cl लगाओ तो इसमें SN2 पॉसिबल है, SN1 पॉसिबल नहीं है, इसको याद रखना आप। SN2 क्यों? क्योंकि यहाँ से जो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन तो पॉसिबल नहीं है, कार्बोकेटाइन अगर आप बनाओगे तो हाईली अनस्टेबल होगा। इस केस में क्या होगा, SN2 करा सकते हैं हम लोग, है ना। अगर आपके पास यहाँ पे कोई Br है तो इस केस में SN2 कराएंगे, SN1 फेयर होगा, फेयर का मतलब स्ट्रेन होता है थोड़ा सा, इसमें कार्बोकेटाइन अनस्टेबल हो जाता है, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे दिखाया है। एंगल स्ट्रेन अगर आप देखोगे तो 109 डिग्री 28 वाले को हमने बहुत कम करके रखा है, जबकि अगर आप इसमें प्लस चार्ज बनाते हो तो इसकी बॉन्ड एंगल होनी चाहिए थी 120, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। 120 वाले को अगर आप 60 डिग्री पर रखो तो इसकी स्ट्रेन इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए ये मुश्किल से कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा। विल इंक्रीज द स्ट्रेन सो बिकम्स अनस्टेबल। अगर आप इसको निकाल करके कार्बोकेटाइन बनाओगे तो इससे इसकी स्ट्रेन बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं, स्ट्रेन बढ़ जाएगी। स्ट्रेन बढ़ने के कारण कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन मुश्किल होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फेयर, सॉरी यहाँ पे फेयर है, इसको याद रखना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई Br डाल देता हूँ, मतलब एक कार्बन डाल देता हूँ उसके बाद Br डाल दूंगा, तब ये दोनों तरह के रिएक्शन SN1 और SN2 दोनों दिखाएगा, क्योंकि ये 1 डिग्री सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बेंड ओवरलैप के कारण स्टेबल हो जाएगा, और क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है इसलिए SN2 भी होगा। सो दिस इज SN2 एंड दिस इज SN1। SN1 बहुत अच्छा होगा, SN2 मुश्किल से होगा, रीजन भी क्योंकि फेयर तो है, मतलब
इसके पास 2 H है तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो नहीं है, SN2 हो जाएगा। लेकिन अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो हाईली स्टेबल होगा, इसके कारण से स्टेबिलिटी इसकी काफ़ी बढ़ जाती है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इसको याद रखना। नाउ इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, अगर आपके पास कोई बेस्ट लिविंग ग्रुप हो डिसाइड करना हो, है ना, ये कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आप देख लो, क्वेश्चन मैंने कर दिया, पॉज करके आंसर ढक करके आप एक बार कर लेना, अगर आपसे हो जाता है तो वेल एंड गुड, है ना, नहीं तो रीजंस आप जो है आसानी से इसको अपने थ्योरी से डिस्कस कर सकते हैं आप इसको। नाउ देयर आर फ्यू फैक्ट्स अबाउट SN2 रिएक्शन। नाउ SN2 रिएक्शन के लिए कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं कि न्यूक्लियोफाइल, अगर आप न्यूक्लियोफाइल इन HU इन NHU लेते हो, NU इन HNU लेते हो, इज कंसिडर्ड एज ए स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जैसे OH माइनस इन H2O, Cl माइनस इन HCl या ACO माइनस इन ACOH, इसको हमेशा स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करेंगे, हमेशा याद रखना है, दिस इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ, अगर आपके पास कोई 3 डिग्री सबस्ट्रेट है, मान लो ऐसा 3 डिग्री सबस्ट्रेट का मतलब अगर आपके पास CH3 और यहाँ पे CH3 है ना, और यहाँ पे Cl है, अगर आपने यहाँ पे क्या किया, इसको किसी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस आयन इन H2O से यूज़ कर दिया, है ना, तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाती है, जो प्रोडक्ट होगा, है ना, प्रोडक्ट विल बी एलिमिनेशन प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा, याद रखना आप, ये सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करता है ना। 3 डिग्री सबस्ट्रेट ऑन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और अगर आप थोड़ा सा भी हीट कर दो तो और फेवरेबल हो जाता है, उस केस में आपका ये एल्कीन बनेगा, प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। नाउ दूसरा, अगर आप रिएजेंट लोगे DMSO DMF एसीटोन की पोलैरिटी का ऑर्डर ऐसा होता है ना, और ये पोलैरिटी जो होती है वो न्यूक्लियोफाइल के सब्स्टिट्यूशन में हेल्प भी करती है। व्हेन ए न्यूक्लियोफाइल, नेक्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, व्हेन ए न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज्ड and the polarity is increase, है ना, will increase the solvation of the nucleophile, so the nucleophilicity will decrease। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है ना, आपने पोलैरिटी बढ़ा दी, सॉल्वेंट का DMSO से DMF एसीटोन कर दिया, है ना, या उल्टा आ गया हम लोग, तो पोलैरिटी को इंक्रीज कर दिया, उस केस में रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि सॉल्वेशन ज़्यादा हो जाएगा, और हम जानते हैं SN2 में सॉल्वेशन जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है। When we have neutral nucleophile and the polarity is increased, है ना, then it will solvate, जो सबस्ट्रेट है उसको सॉल्वेट करेगा, मतलब ट्रांजिशन स्टेट को सॉल्वेट करेगा, उसके कारण से रेट इंक्रीज कर जाएगी, है ना। इसके हम लोग देख सकते हैं, इसका जो रेट है सॉल्वेशन होने के कारण यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी कम होने के कारण रेट विल बी फास्टर, है ना, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, अब एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है ना, तो इसके कारण से ये फास्टर हो जाएगा। नाउ अगर आपके पास मान लो 2 डिग्री सबस्ट्रेट है और उसमें हमने NaI DMSO यूज़ कर दिया, अब ये एग्जांपल की बारी है, बहुत अच्छे से समझ लेना। नाउ मतलब 2 डिग्री सबस्ट्रेट ले लिया और NaI DMSO ले लिया, और ये इसको रेट 1 हमने बोल दिया, NaI CH3CO CH3 ले लिया हमने, एसीटोन ले लिया, तो इन दोनों में अगर कंपेयर करना होगा रेट किसका ज़्यादा होगा, तो हमें पोलैरिटी देखनी होगी, राइट। हमने जो न्यूक्लियोफाइल लिया है वो चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, कैसा न्यूक्लियोफाइल है, I माइनस है, तो पोलैरिटी अगर बढ़ेगी, है ना, तो पोलैरिटी बढ़ने से रेट कम हो जाता है। अगर आप देखोगे एसीटोन और इसमें कौन ज़्यादा पोलर है, एसीटोन और DMSO में DMSO ज़्यादा पोलर है, एसीटोन कम पोलर है, सो रेट 2 विल बी ग्रेटर दैन रेट 1। नाउ नेक्स्ट, न्यूक्लियोफाइल इज गेटिंग सॉल्वेटेड मोर बाय, द फैक्टर इज, यहाँ पे फैक्ट क्या है, द न्यूक्लियोफाइल इज गेटिंग सॉल्वेटेड मोर बाय पोलर सॉल्वेंट, जितना पोलैरिटी होगा उतना ज़्यादा सॉल्वेट हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी कम हो जाएगी, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट टर्म, यहाँ पे अगर आपके पास 2 डिग्री सबस्ट्रेट है, ROR CH3CO CH3 ले लिया, मतलब ईथर एसीटोन ले लिया, और ईथर DMSO ले लिया, फिर से सेम चीज़, देखो एसीटोन लेस पोलर है और DMSO ज़्यादा पोलर है, तो क्या हो जाएगा, DMSO ईथर, अब आपके पास न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है तो फर्क नहीं पड़ता, है ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, R2 विल बी ग्रेटर देन R1, क्योंकि हमारे पास DMSO ज़्यादा पोलर है तो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट को ज़्यादा सॉल्वेट करने लगेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये रेट फास्टर हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो अब सॉल्वेट नहीं हो रहा है, इसका जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो ट्रांजिशन स्टेट सॉल्वेट होने लगेगा, ट्रांजिशन स्टेट जैसे सॉल्वेट हुआ स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ट्रांजिशन स्टेट इज गेटिंग सॉल्वेटेड स्टेबलाइज बाय मोर पोलर सॉल्वेट, है ना, इसको याद रखना। नाउ अगर आपसे बोला जाएगा बताओ ऐसा कोई 1 वाला एग्जांपल देखो, अगर मैं 1 वाला एग्जांपल लेता हूँ, इसमें मैंने 1 डिग्री का हैलाइड ले लिया और उसको मैंने वाटर से ट्रीट किया, और एक बार मैंने OH माइनस H2O से ट्रीट किया, पूछा कि कौन सा रिएक्शन होगा, इसमें SN1 होगा और इसमें SN2 होगा, क्यों,
क्योंकि देखो OH माइनस आयन एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, 1 डिग्री सबस्ट्रेट है, तो इसके कारण से SN1 फेवर्ड होगा यहाँ पे कार्बोकैटायन, क्योंकि ये पोलर सॉल्वेंट कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन को फेवर करता है। अगर मैंने OH माइनस आयन H2O ले लिया तो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है, इसके इसमें SN2 रिएक्शन होगा, क्योंकि 1 डिग्री सबस्ट्रेट SN2 को फेवर करता है और पोलर मतलब स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल SN2 को फेवर करेगा, है ना। 1 डिग्री SN1 SN2 दोनों को फेवर करेगा, लेकिन अब सॉल्वेंट डिसाइड करेगा कि SN1 होगा या SN2 होगा। इस केस में ये सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का सोर्स के जैसा बिहेव करेगा, इसलिए SN2 ज़्यादा फेवरेबल होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आपके पास मान लो कोई 1 डिग्री सबस्ट्रेट है, इसके बगल में मैंने ऐसा ग्रुप लगा दिया, थोड़ा बल्कि ग्रुप, ठीक है, और I-S2 लगा, देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, फिर से SN1, अगर I-DMSO लगा दिया तो SN2। अब ये वाला सबस्ट्रेट SN1 और SN2 दोनों दे सकता है। अब हम सिर्फ सॉल्वेंट पे डिसाइड करेंगे कि कैसे SN1 होगा और कब SN2 होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास बोल दिया गया CH3Cl H2O, ये रिएक्शन देता ही नहीं, इसको याद रखना, और NaOH SN2 NaOH लगा देंगे तो SN2 रिएक्शन होगी, इसमें मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, इसको आपको याद रखना है। ये सिर्फ मैं एग्जांपल्स आपको रिवीजन के लिए दे रहा हूँ, क्लास में मैंने इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिए हैं। आपको अगर लगता है कि किसी पर्टिकुलर एग्जांपल में आपको दोबारा डिस्कस करना चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं, और उस पर बेस्ड हम लोग डिस्कशन जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर दिस वीडियो इज़ नॉट टू टीच इन डिटेल रादर देन रिवीजन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि चीज़ें जो है आपके लिए थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। कुछ और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। मान लो आपके पास ऐसे एक 3 डिग्री सबस्ट्रेट लगा दिया, तो 3 डिग्री सबस्ट्रेट I- पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, राइट। तो यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन बना दिया तो भी पॉसिबल है, हालांकि ये टर्शरी ग्रुप है, इस केस में फेयर होगा, बहुत मुश्किल से होगा, है ना। यहाँ पे ये 3 डिग्री सबस्ट्रेट कार्बोकैटायन SN2 रिएक्शन नहीं देता, लेकिन SN1 तो हो जाएगा बहुत आसानी से, हम जानते हैं SN1 पॉसिबल है। SN2 यहाँ पे 1% होगा, हम जानते हैं 3 डिग्री, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप इज अ what you call this is a notorious group, है ना, it is a notorious group। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए 1% बहुत कम SN2 होगा, जबकि SN1 बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखो ये 2 डिग्री लेते हो और आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, है ना, तो उस केस में SN1, फिर से वही, अगर आपने CH3CO माइनस इन CH3OH ले लिया तो दिस इज अ केस ऑफ NU इन HNU, इस केस में SN2 रिएक्शन होगी, राइट। NU इन HNU जब भी बोलता हो तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, दिख रहा है क्या, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, और ये कैसा हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, मतलब HNU, है ना, H के साथ HNU है। आपने इसमें और इसमें क्या फर्क किया, इसमें H ही तो जोड़ा है ना, आपने H जोड़ा तो ये बन गया ये। सो दिस कॉम्बिनेशन इज NU इन HNU, राइट। तो जैसे ये वाले कॉम्बिनेशन भी NU इन HNU है, इसको याद रखना, ठीक है। तो जब भी NU इन HNU होगा तो उसके इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करेंगे। अगर 2 डिग्री सबस्ट्रेट है और 1 डिग्री सबस्ट्रेट है तो SN2 फेवर होगा। 3 डिग्री सबस्ट्रेट है NU इन HNU के केस में तो SN2 नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, 1 डिग्री सबस्ट्रेट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1, 1 डिग्री सबस्ट्रेट पोलर प्रोटिक नहीं है, इस बारी पोलर सॉल्वेंट है SN2, राइट। इस तरह से हम लोग कंपेयर कर लेंगे। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने ऑलरेडी क्लास में करा दिए, तो ये एग्जांपल्स देखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से दोबारा एक बार रख देता हूँ, आप इसको पॉज करके खुद से करके कोशिश कर सकते हैं इसमें कि कौन कौन से क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, राइट। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से हम लोग प्रिपरेशन, नेक्स्ट वीडियो में